अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सुमेरा हमीद का नॉवल यारम। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ यारम। आलियान की डायरी का सफ़ा। मेरे बहुत से हॉलमेट्स, यूनी फेलोज और दोस्त जा चुके हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं सहम गया हूँ। मेरा मैनचेस्टर, मेरी दुनिया ममा से आबाद है, लेकिन इस बार मुझे दुनिया खाली खाली लगने लगी है। क्या ये सब उनके जाने से हुआ? मैंने खुद को फजूल काम करते भी पाया। सड़क पर चलते बसों और कारों को गिनते, लोगों के चेहरों पर न जाने क्या तलाश और उनके चलने के अंदाज और जूतों की बनावट पर गौर करते। कभी कभी मुझे लगता है मैं बेमकसद जिंदगी गुजार दूंगा और अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकूंगा। मुझे खुद को पुरजोश करने के लिए मामा महर को याद करना पड़ता है, और मामा मार्गरेट का ख्याल आते ही मैं किसी सजा की कैफियत में आ जाता हूँ। मेरे लिए मुस्कुराना आसान हो गया है और खुश रहना मुश्किल। वो सारी छोटी छोटी कहानियां जो मैं सुना करता था, अब मुझे उनसे नफरत सी क्यों होने लगी है? और मैंने जो इतना अरसा खुद को मामा के खतूत और डायरियों से दूर रखा, अब हर वक्त मैं उन्हें पढ़ने पर माइल क्यों रहता हूँ? क्या मैं उनकी और अपनी कैफ़ियत का मुवाज़ना करना चाहता हूँ? मैं मामा की डायरियों से सबक ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं बनना जो मामा बन गई थी। वो कमज़ोर थी, मैं भी कमज़ोर हूँ, लेकिन किसी को तो हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। इन जज़्बों के सामने जो हमें अपनी हथेलियों में भरकर, घुटनों के बल झुककर किसी के कदमों में निछावर कर चुके होते हैं। मैं खुद को मजबूर भी पाता हूँ और पाबंद भी। मैं 2 हिस्सों में बँटा हुआ हूँ। अगर मुझे एक पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो मुझे दोनों हिस्सों को एक करना होगा। तो फिर मुझे वेरा को हाँ कह देना चाहिए था, रूस देखने के लिए। उसका रूस अच्छा ही होगा, उसकी तरह। और मुझे ज़िंदगी को और ज़्यादा जोश से जीना होगा, ताकि वे खुद ही मुझे हरा ना दे। एग्ज़ाम्स के बाद मैं रूस जाना चाहती थी। मुझे पापा से मिलना था, बर्फ़ पर फिसलना था, लेकिन सारी तैयारी करके भी मैं नहीं गई। मैं भी क्यों नहीं गई? मेरा ख़्याल है आलियान है हाँ कह देता तो अब हम दोनों रूस में बैठे होते। उसने कहा अभी वो रूस देखना नहीं चाहता। ठीक है, फिर मैंने भी अपना सामान खोल दिया। मुझे अपने आस-पास के लोगों से मोहब्बत करनी भी आती है और उनका ख़्याल रखना भी। इसीलिए मैं आलियान का बहुत ख़्याल रख रही हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में इस वक़्त एक उसे ही सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। अमरहा ने जो डायरी मुझे दी, उसे पढ़कर मैं कई रातें सो नहीं सका। वो एक ऐसे स्टूडेंट के एहसासात से भरी हुई थी जो कई सालों तक ये फैसला करने में नाकाम रहा था कि उसे अपने दोस्त से मोहब्बत है या सिर्फ लगाव। लड़की उसके मुल्क में, उसके आबाई शहर में, उसके घर के सामने वाले घर में रहती थी। एक रात उसे ओक हाउस में लड़की की अचानक मौत की इत्तला मौसूल हुई। लड़की के दिमाग की नस फट चुकी थी। फिर उसे फैसला करने में आसानी हो गई कि अब वो उसके बगैर ऐसे जिंदा है जैसे उसके साथ ही मर चुका है। कुछ फैसले सिर्फ दायमी जुदाई के हाथों ही तय पाते हैं। इससे पहले खबर होती है ना एहसास। और मैं बहुत से लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक ठीक वो तहरीर और माजूल कुन मराहल से गुजर के। और कुछ का ख्याल था कि आस्क में सब बता सकते हैं। ये भी कि ऑक्सफोर्ड से बस कहाँ-कहाँ ले जाती है, और ये भी कि कैंटीन में बर्गर कितने का है और कॉफ़ी कितने की। एक ने ये भी पूछ लिया कि उसकी दोस्त डमी कहाँ होगी इस वक्त यूनी में। किसी का सवाल सिर्फ इतना सा था कि किस तरह की ड्रेसिंग करके आने से वो यूनी में जल्द मशहूर हो जाएगी। तो 1 साल पहले आलियान ने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि हर बर्दाश्त की एक हद बिलाखिर होती है। तो जिस-जिस मुकाम से वो गुज़रा है, उस मुकाम से वो गुज़रेगी तो जान पाएगी कि हकीकतन होता है क्या, और फिर महसूसात क्या हो जाते हैं। जैस्मिन, ये तुम्हारी गर्दन पे क्या है? गहरे सुर्ख बालों वाली लड़की ने चिल्लाने में कंजूसी बरती ना एहतियात। दोनों अमरहा से ज़रा सी दूर थीं। जैस्मिन ने तड़प कर सुर्ख बालों वाली की तरफ देखा। क्या है मेरी गर्दन पर? ओह माय माय, तुम्हारी गर्दन तो नीली पड़ गई है। ये छोटा सा कीड़ा, ये तो जहरीला लगता है। उफ, ये तो तुम्हारी गर्दन से उतर ही नहीं रहा। और यकीनन उसने अपना डंक तुम्हारी गर्दन में गाड़ रखा है। जहर फैल रहा है तुम्हारी गर्दन में। यह सुनकर जैस्मिन ने चिल्लाने में अपनी दोस्त को भी पीछे छोड़ दिया। उन दोनों के तासरात देखकर ना चाहते हुए भी अमरहा की हंसी निकल गई। इन सब में खामोश मुआहदा तय था कि कार्ल के बारे में कोई अपनी जबान नहीं खोलेगा। इस बार फ्रेशर्स में नमूनों की भरमार थी। जैसे कि एक लड़की को देखकर कुछ ऐसे लग रहा था जैसे पेरिस फैशन वीक के रैंप से चलती सीधी यूनिवर्सिटी आ गई हो। और एक ने कानों में इतने बड़े बुंदे और कलाइयों में ऐसे ऐसे कड़े पहन रखे थे कि गुमान होता था कि करतब साजों के आलात फन चुरा लाने का शौक रखती हो। और चंद फ्रेशर्स को देखकर अमरहा की समझ में नहीं आया कि वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, कि दुनिया एक जंगल है और हम उसके बासी।
یا یہ کہ بہت رہ لیا اس قدیم سی دنیا میں، چلو اب کسی اور سیارے کی طرف نکلیں؟ یا شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میں انسان بنے رہنے سے تھک گیا ہوں، جب سے پیدا ہوا انسان ہی ہوں، اب مجھے کوئی اور مخلوق ہونے کا شرف بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ڈیریک آیا اس کے پاس۔ میری جگہ کھڑی ہو کیسا لگ رہا ہے کہہ کر دانت نکالے۔ کچھ بتا نہیں سکتی، کاش میری بھی ناک لمبی ہوتی تو میں اپنے احساسات جان پاتی۔ جس طرح تم میری ناک کو گھو رہی تھی، میں نے اس رات سنجیدگی سے ناک کی سرجری کروانے کے بارے میں سوچا تھا۔ پھر سوچنا ترک کیوں کر دیا؟ اسے دانت نکالے۔ اسے ایک چاکلیٹ ٹویٹ دے کر تھوڑی گپ شپ لگا کر وہ چلا گیا۔ ویلکم ویک کا آخری دن تھا۔ معمول سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا رش تھا کہ انتہائی ہائی فائی ڈریسنگ میں، آنکھوں پر چشمہ لگائے، کسی مشہور و معروف ہیئر اسٹائلسٹ سے بال بنوائے، ایک لڑکا اسٹارڈم کی دھول اڑاتے 4 عدد کالے پینٹ کوٹ اور چشمے چڑھائے گارڈز کے نرغے میں یونی کے اندر آیا۔ اس کے آگے پیچھے فوٹوگرافرز کا ہجوم تھا جو دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ امرہا منہ کھولے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا وہ اتنا ہی خوبصورت ہے ہمیشہ سے؟ اگر گارڈز اور فوٹوگرافرز کے گرد نہ بھی ہوتے تو بھی وہ ہجوم کو روک لینے کا کمال رکھتا تھا۔ اس کا فیوریٹ سپر اسٹار اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ فریشرز جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، خاص کر افریقی، ایشیائی، چھوٹے اور ترقی پذیر ملکوں کے اسٹوڈنٹس۔ اس خوبصورت اور مشہور انسان کو گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے جس کی تصویریں کھینچنے کے لیے فوٹوگرافرز مرے جا رہے تھے، اور ان کے پیچھے مائک ہاتھ میں لیے ٹی وی چینلز کے رپورٹرز لائیو کوریج کر رہے تھے۔ مسٹر جین نے مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے، لیکن میں تھوڑا تشویش میں مبتلا ہوں کہ کیا یونیورسٹی میں انتظامیہ ان کے لاکھوں فینس کو یونیورسٹی تک آنے سے روک سکے گی؟ مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ مائک ہاتھ میں لیے ٹی وی رپورٹر اپنی پونی ٹیل کو ہلا ہلا کر تیز تیز بول رہی تھی۔ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کھڑا ہو گیا اور یونی کو سر اٹھا کر دیکھنے لگا، اور ایسا کرتے اس نے گردن کو ایسا خم دیا کہ امرہ سانس لینا بھول گئی۔ اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر فریشرز انہماک سے مسٹر جین کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ضرور کوئی فلم سٹار ہے، یا شاہی خاندان کا فرد، یا کسی بڑے لیکن غیر معروف ملک کا متوقع شہزادہ، کوئی فٹ بالر، سنگر جسے فی الحال وہ نہیں جانتے۔ ہاں، وہ نہیں جانتے۔ فریشرز نے مزید وقت ضائع کرنا فضول سمجھا اور پاگلوں کی طرح معروف مسٹر جین کی موبائل سے تصویریں اور ویڈیو بنانے لگے تاکہ اپنے ملکوں کے مقامی اخبارات کو دے سکیں، سوشل میڈیا پر وائرل کر سکیں۔ اسی دوران لڑکیوں کا ٹولہ چلاتا ہوا اس کے پاس لپکا۔ گارڈز نے لڑکیوں کو دور سے ہی روک لیا۔ آنے دے انہیں، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لڑکیوں نے خوشی سے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے اپنے ہاتھ آٹوگراف کے لیے آگے کیے، اور لڑکے لڑکیاں بھی آنے لگے اور گارڈز کا حلقہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا۔ فرشرز بھی آگے بڑھے، وہ بے چینی اور جوش کا شکار تھے۔ کوئی ابہام نہیں رہ گیا تھا۔ وہ خوش ہیں کہ کوئی سٹار ان کی یونی میں ان کے ساتھ پڑے گا۔ ان کے فینس نے ان پر حلا بول دیا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ صرف پڑھ نہیں سکیں گے یا پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن یہ قابل تعریف ہے کہ مسٹر جین نے اتنی کامیابی سمیٹ لینے کے بعد بھی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پونی ٹیل والی کی تیز آواز میں رپورٹنگ جاری تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ فریشرز کا آدھا مجمع آرام سے سن سکتا تھا۔ اسی کی طرح کے دوسرے رپورٹر دوسری طرف کھڑی تیز آواز میں رپورٹنگ کر رہی تھی۔ ویلکم ویک کے اس آخری دن یہ سب آنن فانن ہوا۔ وہ آیا اور چھا گیا۔ چند منٹ لگے اور فریشرز اس کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے، اور جو ادھر ادھر تھے وہ بھی اسی کی طرف دیکھنے لگے کہ کون آیا ہے۔ سب کے موبائلوں والے ہاتھ بلند تھے، اور پھر اس گھیرے کے اندر ایک بورڈ بلند ہوا جس کی ایک طرف لکھا تھا، ویلکم فریشرز، وی آر یور سینئرز، تھینکس فار دی اٹینشن۔ اور بورڈ کی دوسری طرف لکھا تھا، یو آر اس یو آر آل فولز۔ نئے آنے والے حوانکوں کی طرح بورڈ پڑھتے رہ گئے، اور پھر ان بلند با کہکہوں کو سننے لگے جو مسٹر جین، اس کے گارڈز، فوٹوگرافرز اور اس کے فینس ان کی طرف اشارے کر کر کے لگا رہے تھے۔ خفت ان کے چہروں پر لکھی تھی۔ سینئرز نے انہیں آتے ہی دھر لیا تھا۔ جب فینس آلیان سے آٹوگراف لے رہے تھے تو وہ بھی فوراً اس کے پاس گئی تھی اور ایک سادہ کاغذ اس کے سامنے کیا تھا۔ اس پر اپنا نام لکھ دو، امرہا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بہت خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیمروں کے فیک فلیشز ان دونوں پر پڑ رہے تھے۔ وہ اس انسان کے سامنے کھڑی تھی جو پوری یونی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ الیان نے کاغذ پر ایسے ہی لکیریں کھینچ دیں۔ مجھے تمہارا نام چاہیے، لکیریں نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ ناچار اس نے اپنا نام لکھ دیا، اور وہ گارڈ بنے کارل کو دھکا دے کر حلقے سے باہر نکل آئی اور رپورٹنگ کرتی ویرا کے قریب سے گزرتی خود کو ہجوم سے دور لے گئی۔ اس کا خیال تھا وہ ایک مارکا سر کر آئی ہے، وہ اس کا نام لکھوا لائی ہے، اور اس سے پہلے جب اس نے بے نیازی سے اپنے فینس کو دیکھا تو امرہ دنگ رہ گئی۔ کیا وہ ایسا ہی ہر پر مولا ہے؟ اس میں کتنی ادائیں ہیں کہ ختم ہونے میں آتی ہیں نہ گنتی میں۔ جب اس کا نام لکھوا لے گی تو آریان کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا گئی ہے، اور اب اسے یہ زیادہ شدت سے لگنے لگا کہ وہ اس کا کھلونا ہے۔ جب چاہا کھیل لیا، جب چاہا توڑ دیا، اور پھر جوڑنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے نئے آنے والوں کو الو بنایا اور وہ سب ہنس رہے تھے۔ یہ آلیان کا ظاہر تھا، لیکن اندر سے وہ خاموش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ایک مذاق تو اس کے ساتھ بھی ہوا جو اتنا عملی تھا کہ اسے بے عمل کر ڈالا تھا۔
अमरहा की डायरी का सफ़ा। मैंने उसे इनकार कर दिया। मुझे एक मुसलमान से शादी करने में दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने हर रात जॉब से वापसी पर उसे अपने रास्ते में खड़े पाया। हर रात, हर सुबह वो मुझे देखता रहता और मैं उसके पास से गुजर जाती। वो इतना मुस्तकिल मिजाज है कि मेरे इनकार पर भी मेरे रास्तों में खड़ा रहता है। मेरे साथ बस में सफ़र करता है, खरीदारी के दौरान मेरे आसपास रहता है। और फिर कितने ही महीनों बाद जब मैंने उसे वहाँ सिर्फ एक दिन खड़े नहीं पाया, तो मैंने अपनी आंखों की रोशनी कम होते हुए महसूस की। उसका वहाँ खड़े रहना क्यों ज़रूरी था, और एक उसके वहाँ ना होने से दुनिया में कुछ बाकी क्यों ना रहा। और मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, खुदा की तलाश में, कि वो मुझे बताए कि क्या ऐसा ही है। मैं घर वापस आ गई और रात सदियों पर मुहैयत हो गई। पलकों की जंबिश के सिवा मेरे वजूद ने हरकत न की। मुझे उसे मोहब्बत नहीं हो गई थी, लेकिन वो मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। अब अगर वो मुझे सुबह और शाम देखने को नहीं मिलेगा तो मेरी बेनाई पर असर पड़ेगा। अब अगर उसका साया मेरे पीछे पीछे ना रहा तो मेरा वजूद बेसाया हो जाएगा। और उस रात मैंने पहली बार सोचा, उसे हाँ कह देने में मुझे तामल क्यों है? क्या मैं मगरूर हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या कोई और फ़र्क गालिब है? लेकिन दो इंसानों की पहली शिनाख्त तो इंसान होना होता है ना। उस रात सिर्फ पलकों की जुम्बिश पर इख्तियार न रखते हुए मैंने ये फ़लसफ़ा घड़ा। ये मेरी अपनी काबिलियत थी या उस शख्स की कुव्वत कि मैंने ऐसा फ़लसफ़ा खुद को सिखा दिया। मोहब्बत दुनिया में सबसे बेख्तियार जज्बा है, और यही इसकी सबसे बड़ी खराबी है। आलियान ने कई बार उसे अपने रास्तों में खड़ा देखा था। वो ऐसे जाहिर करता जैसे उसे देखा ही नहीं। उसे यकीन था कि उस शख्स और उस अमरहा में एक जैसी खामियां और खूबियां हैं। पहले जकड़ लेना, फिर झटक देना। पहले हंसाना, फिर रुलाना। पहले अपने साथ जिंदा रखना, फिर अपने बगैर मुर्दा कर जाना। ये लोग एक जैसे होते हैं, पर बात कर देने वालों लोगों की रमजें एक जैसी होती हैं। शराब होते हैं, इनके पीछे भागो, इन्हें पालो, और फिर ये दलदल बन जाते हैं। इनमें धंस कर दम तोड़ दिया जाए, ये यही चाहते हैं। तो मार्गरेट की ज़िंदगी में आने वाला शख्स और उसकी ज़िंदगी में आने वाली लड़की दोनों एक जैसे हैं। अपनी मुंतशिर ज़हनी हालत में उसने खुद को कई बार ये कहते पाया। किसी ज़रूरी काम की तरह उसने उसे खुद को भूलने न दिया। हम अरहा पर तरस खाओ आलियान। साई, तुम्हें हर वक्त उसका वकील बने रहने का शौक क्यों है? तुम गलती पर हो। वकील मैं तुम्हारा हूँ। खुद को देखो आलियान बरी, तुम किसको धोखा दे रहे हो? धोखे से ही तो निकल आया हूँ। ये साल भी गुजर जाएगा, वो चली जाएगी। तो चली जाए। जब चली जाएगी तब भी इतनी ही आसानी से कह सकोगे? बिल्कुल। देखो, वो एक मुख्तलिफ माहौल से आई है। मार्केट का शौहर भी मुख्तलिफ माशरे से आया था। सब गुदगर्ज हैं और बेहस लोग एक जैसे माहौल और माशरे से आते हैं। उसके ख्यालात कितने वाजे हो गए थे। वो बेहिस नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं हूँ। तुम्हें उस पर इतना गुस्सा है, याद रखना, गुस्सा अपनों पर ही होता है। अपना वो होता है साई जिसके दिल में तुम्हारे लिए एहसास होता है। और अमरहा, ठीक है, सुनो, अमरहा क्या है? वो जानती थी कि मैं उसके लिए क्या जज्बात रखता हूँ। बेवकूफ़ नहीं थी वो। वो मुझसे दूर क्यों नहीं हुई? उसने मुझे रोककर ये क्यों नहीं कहा कि तुम एक गैर मुस्लिम औरत के बेटे हो, तुम्हारे बाप की खबर नहीं, मुझे तुमसे ताल्लुक़ नहीं रखना। अगर मामा ने मेरी तरबियत ना की होती, अगर एक मुसलमान की हैसियत से मैंने सब्र का दर्स ना लिया होता, तो जानते हो मेरे साथ क्या होता? मैं ज़हनी इंतशार का शिकार होकर पागल हो जाता। मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया। मैं उस पर भड़का नहीं, उस पर चिल्लाया नहीं, और उसे ये बताया नहीं कि वो किस कदर खुदगर्ज़ है। मैं ये नहीं भूल सकता कि सब जानते-बूझते वो कैसे मेरे साथ रही, जैसे मेरे दिल तोड़ना उसका मकसद था। क्या मोहब्बत और दोस्ती में फ़र्क नज़र नहीं आता? नज़र आता है, साफ नज़र आता है। और अगर दोस्ती ही थी तो इसी दोस्ती का लिहाज़ रखकर वो मेरी कुछ इज़्ज़त तो करती। ज़हरा के सामने उसने मेरी माँ की कैसे बेइज़्ज़ती की। एहतराम वो होता है जो तन्हाई में भी किया जाए, जो दिलो-दिमाग की सोचों में भी किया जाए। साई, अगर मेरी माँ से मोहब्बत करने वाला धुतकार कर उसे अपनी ज़िंदगी से अलग करने वाला एक सिर्फ़ एहतराम और इज़्ज़त का रास्ता अपना लेता, तो आज मेरी माँ ज़िंदा होती। अमरहा को एक खिलौना चाहिए था। दोस्त, यूनिवर्सिटी का सबसे मोस्ट वांटेड स्टूडेंट उसका दोस्त है, उसके साथ है, उसके आस-पास रहता है और उस पर फ़िदा है। बस यही हैसियत थी उसके नज़दीक मेरी। वो आज भी मेरे पास आती है कि मैं फिर से उसका दोस्त बन जाऊँ। जब तक उसे सबूत नहीं मिल गया, उसने मुझे लामज़हब समझा। मुझे लेकर वो एक फ़ॉर्म भरती रही और खाना में टिक क्रॉस लगाती रही। इतनी हिम्मत तो मेरी माँ ने भी नहीं की थी। साई, 2 इंसानों में पहली और ज़रूरी मुश्तरक तो उसने भी ढूँढ निकाली थी। मैं किस बुलंदी से ज़मीन बोस हुआ था तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुमने किड्स सेंटर में परवरिश पाई है, ना तुम्हारी माँ मार्गरेट रही है। साई को दुख हुआ। उसे से रोल नहीं होना चाहिए था। ऐसे दुख सुनकर वो कैसे सुकून से सो पाया करेगा। आर्यन की आंखों में नमी थी और वो रो देने को था। मैं कई हिस्सों में बटा हुआ हूँ, मुझे खुद को इकट्ठा कर लेने दो, फैसला कर लेने दो मुझे। फैसला दिमाग से करने जा रहे हो? साई ने नरमी से पूछा। नहीं, तजर्बात से, अपनी माँ के। तो तुम उसे मोहब्बत करना छोड़ चुके हो? ये सवाल करते साई का दिल भर आया। मैं इस बारे में सोचना छोड़ चुका हूँ।
तुम अपनी माँ की और अपनी ज़िंदगी का मुवाज़ना कर रहे हो और गलत कर रहे हो। जब ठीक कर रहा था तभी गलत ही हुआ था। तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ। काश मैं तुम्हें वो डायरी दे सकता जो मेरे लिए ओक हाउस में एक स्टूडेंट छोड़ गया था। उसने एक जगह लिखा कि अब उस चीज़ की कदर जान गया है जो उसके पास नहीं रही। मेरे भी हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है इनमें। उसने लिखा है, ज़िंदगी वज़ाहत से मेरे सामने आ खड़ी हुई है। मेरे लिए ये खोखली है। ज़िंदगी की ये हकीकत मुझ पर खुल चुकी है और ये काम अमरहा ने किया। और उसने ये भी लिखा है, मैंने अपने जज़्बे को सुलाए रखा और उसे बता नहीं सका। अब वो सो चुकी है और मैं खुद को बताता फिरता हूँ। मैं उसे बता चुका था साई, बता चुका था। आलियान चिल्ला उठा। और आखिरी बात उस डायरी में ये है, और मैंने ये जान लिया, मोहब्बत के वाक़े होने से ज़्यादा उसके क़याम पर कायम रहना ज़रूरी है। साई! आलियान ने साई को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ा। क्या तुम सिसकती, बिलखती, तड़पती मार्गरेट को भी ये मशवरा देते? बोलो, क्या तुम उसे भी यही फ़लसफ़े सुनाते? मार्गरेट की डायरियाँ भी ले जाओ और फिर मशवरे देना। मैं देखूँगा साई, तुम कितने इंसान दोस्त साबित हो सकते हो। मैं देखूँगा। और साई इस बात पर चुप हो गया। उसके वजूद में सनसनाहट होने लगी थी। मौसम फिर से सर्द होने लगा था और इतना गर्म था ही कब कि सर्द होने में वक्त लेता। चलते चलते बारिश होने लगती और चलने के दौरान ही रुक भी जाती। फ्रेशर्स के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता रहता। वो फ्रेशर्स को हसरत से देखती। काश वो भी उन्हीं में से एक होती और वो सब ना हुआ होता जो हो चुका है। वो बालियान से मिलती और इस बार ज्यादा समझदारी का सबूत देती और फिर उसे सड़क पर अकेले न चलना पड़ता। मौसम के बदलने पर उसे उदासी ना होती। किसी ने फुर्सत निकाल कर उसे बददुआ दी थी कि वो इस हालत में आ चुकी थी। आलियान उसके साथ ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगा था। उसमें तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही थीं। हर दिन वो पहले से ज़्यादा सख्त और बदला हुआ लगता था। ज़िंदगी की बदतरीन सूरत हाल जानते हो कौन सी होती है साई? दो प्यारों में से एक को चुनना और दो में से एक को छोड़ देना। हाँ, और उससे भी बदतरीन वो हो जाती है जिसमें से जिसे चुना हो उसके साथ खुश ना रह पाना। अपने बारे में सोच सोच कर थक चुकी हूँ साई। क्या शख्सियत है मेरी। सारी जिंदगी रोती रही, इतनी हिम्मत ना कर सकी कि अपने माहौल के खिलाफ डट जाती, उसे बदल देती। एहसास कमतरी का शिकार रही। मेरे माजी में कुछ भी काबिल जिक्र नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं किसी को खुश रख सकी ना खुद को। मेरी एक दोस्त कहती है कि दूसरों से पहले अपना बनना जरूरी है। मैं कभी अपनी नहीं बनी। बस हर वक्त बेचारे बने रहना। क्या हूँ मैं? कमजोर हूँ, झूठी, खुद गर्ज, बेहिस। क्या है मेरे हाथ में? तुम्हारे हाथ में ये सोच है कि तुम क्या हो। जब इंसान खुद से सवालात पूछने लगता है तो वो खुद को बुलंदी की तरफ ले जा रहा होता है। कैसी बुलंदी साई? मैंने आलियान के साथ क्या किया? ज़हरा के सामने मेरे मुआशरे की बेइज्जती ना हो जाए। मैंने आलियान की खुलकर बेइज्जती कर दी। अल्फाज तो वही होते हैं ना जिन पर एहतराम की लगामें हों, वरना तो सब हतक है। अंदाज, आवाज़, सब। अगर मैं आलियान की जगह होती तो सारी उम्र अमरहा की शक्ल ना दिखती। मैं इस जगह को ही छोड़ देती जहाँ अमरहा होती। मेरे खानदान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सालों नहीं मिली, बात नहीं की, सलाम नहीं किया, उन्हें देखकर मुँह फेर लिया। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया था, मेरी तज़लील की थी। मेरी इंतहा पसंदी देखो कि कॉलेज की मेरी दोस्त जो मेरे बारे में सब जानती थी, एक दिन मेरे साथ चलते-चलते कर गई और मज़ाकन कहने लगी, "तुम्हारे साथ चल रही थी, गिरना तो था ही।" और फिर उसके लाख मनाने पर भी मैंने उसे कभी बात नहीं की। उसके फादर की डेथ हो गई, मैंने उसे सिर्फ़ अफ़सोस किया, जबकि उसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे बस ये याद रहता है कि मुझे तकलीफ़ हुई। मैं बस आलियान के खुरदरे सख्त रवैये से मुझे तकलीफ़ होती है और मैं इस तकलीफ़ को लेकर बैठ जाती हूँ। मुझे अपनी कितनी फ़िक्र रहती है। मेरा और आर्यन का कोई मुकाबला नहीं है। जानते हो, साधना को आर्यन के लिए सबसे ज़्यादा पैसे वो जमा करके देता है। साधना से ज़्यादा उसे याद रहता है कि आर्यन की सर्जरी कब होनी है। वो भड़कता नहीं है, चिल्लाता नहीं है। वो कितना ज़हीन है, जताता नहीं है। उसके ख़यालात किस कदर अज़ीम हैं। वो सिखाता है, इतराता नहीं है। ये सब तुम्हें अब मालूम हुआ है अमरहा? साई इतना अफसरदा हो गया कि अमरहा जान ही नहीं सकती थी। मालूम तो था, कदर नहीं थी साई। कहा ना, मुझे अफ़सोस है खुद पर, मुझ में कुछ काबिल ज़िक्र नहीं है। मुझे वेरा अच्छी नहीं लगती। मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे काम निकलवा लेती हूँ, उससे मुस्कुराकर बात कर लेती हूँ और मुँह फेर कर नापसंदीदगी से उसके बारे में सोचती हूँ। उसे मालूम हो कि मैं उसके बारे में कैसे सोचती हूँ तो उसे भी दुःख हो। वो मुझसे एक ही सवाल पूछे, "मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया है?" मैं सबके साथ बुरा करती हूँ और बेचारी भी खुद ही बन जाती हूँ। ये मुनाफ़क़त और संगदिली है। तुम एक मुश्किल वक़्त से गुज़र रही हो, लेकिन अमरहा, इंसान जब अपना एहतसाब करता है तो वक़्त बहुत ख़ास होता है, सब खो चुका होता है। तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जाती? अपने घर वालों से मिलो, इन्हें नए माहौल की अच्छी-अच्छी बातें बताओ। लोगों से जब तक मिला ना जाए वो बुरे और अजीब लगते हैं। तुम ज़हनी तौर पर अच्छा महसूस करोगी। क्या वाक़ई?
हाँ, यूनी में एक लड़की जब जब मेरे करीब से गुजरती, उसे देखकर मुझे लगता कि ये मुझे पसंद नहीं करती। एक लंबा अरसा ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझे उसकी तरफ से एक रुका दिया जिस पर लिखा था, तुम मुझे पसंद नहीं करते पर क्यों? फासले इबहाम पैदा करते हैं और इबहाम शैतान का पहला हथियार है, क्योंकि ये हर मुस्बत जज्बे और सोच पर हमला आवर होकर उसे चित कर डालता है। तुम ठीक कह रहे हो साई, लेकिन आलियान क्यों इस इबहाम के जरिए असर आ रहा है? तुम जानती हो अमरहा, मैं किसी की बताई कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मुझे कोई मशवरा दो। साई उसे देख कर रह गया। वो उसे ऐसा क्या मशवरा दे सकता था जो सब ठीक कर सकता? उसके पास बिलाशुबा ऐसे लफ्ज थे, ना ऐसा जादू। बहुत देर नहीं होनी चाहिए कि इंतजार पर फरमान गालिब आ जाए और फिराक को रुखसत होने की इजाज़त न मिले। साई होले से बड़बड़ाया, इतना कि अमरहा ने सुन लिया। उसे याद आ रहा था ये जुमला उसने कहीं पढ़ा था। कहाँ? ओक हाउस से मिलने वाली डायरी में। उस डायरी के जुमले को इस्तेमाल में लाया जाना अमरहा को नहस लगा। हर बार उसे इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे एहसास था कि इनकार कितना भी ठीक हो तकलीफ दे होता है। कॉफ़ी पीने के बाद उन्होंने पुल पर चहलकदमी शुरू कर दी। शाम रात के साथ जा मिलने वाली थी। बारिश फुहार सूरत बरस रही थी और वेरा नन्हे बच्चों की तरह सर उठा उठाकर आसमान को देख रही थी। साथ उसे रूस के खानों के बारे में बता रही थी। क्रिसमस की छुट्टियों में तो रूस चलोगे ना? नहीं वेरा, मैं मामा के साथ जाना चाहता हूँ। हम गर्म इलाकों की तरफ सफ़र करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंड उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या वो रूस नहीं आ सकती? बहुत ज़्यादा ठंड उनके लिए ठीक नहीं है। फिर डिग्री के बाद? अभी तो बहुत वक़्त है। तुम बहुत वक़्त पहले ही मुझे हाँ कह दो ना। वो खामोश वेरा के बालों पर गिरने वाली फुहार को देख रहा था। वो कहीं और था। मैं लाहौर आना चाहता हूँ। क्यों? क्यों ना आऊँ? तुमने तो कहा था। अभी तुम एशिया के सफ़र का इरादा नहीं रखते। मैं एशिया के सफ़र का इरादा अभी भी नहीं रखता। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर एशिया में ही है। लाहौर एशिया में नहीं, मेरी टॉप लिस्ट में है जहाँ पहली फ्लाइट से जाया जाए। अच्छा, देख लो, वैसे लाहौर में मच्छर भी होते हैं। तुम मुझे मच्छरों से डरा रही हो? हाँ, तुम यही कर रही हो। बिल्कुल नहीं, सिर्फ खबरदार कर रही हूँ। तुमने डेंगू का नाम सुना है? उसके काटते ही इंसान फौरन से पहले मर जाता है। बिल्कुल झटपट। तो लाहौर में ऐसा फौरी मार देने वाला डेंगू है, वरना 2-3 घंटे तो दुनिया का हर डेंगू मच्छर दे देता है मरने के लिए। हमारे पास वीआईपी डेंगू है। अपने रिस्क पर लाहौर आना, मुझसे शिकायत ना करना। क्या वो लाहौर वालों को नहीं काटता? नहीं, यही तो उसकी खसूसियत है। वो गैर मुल्कियों पर हमला आवर होता है। जब मैं लाहौर जाऊंगा तो क्या मैं भी गैर मुल्की होऊंगा उसके लिए? डेंगू के लिए? नहीं, लाहौर के लिए। रूस की बर्फ को जानते हो ना? फिर ना कहना बताया नहीं। हाँ, उसके काटने से इंसान मर जाता है। बर्फ काटती नहीं आलियान। हल्की सी झुर्झुरी का वो शिकार हुआ। वो वैरा थी और हंसती जा रही थी। मैंने तो वलीद को इतना लंबा अरसा सुना सुना भी नहीं था। मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाने वाली जिंदगी के सिर्फ चंद साल ही, और इन चंद सालों में ही उसने मुझे अपने सिवाय सबके लिए बहरा कर दिया। और दूसरों के लिए गूंगी तो मैं तभी हो गई थी जब उससे हम कलाम होना शुरू हुई थी। ये वो इब्तिदा थी जो उसके जाने के बाद इंतहा को पहुंची। मैं आलियान को देखती हूँ तो सोचती हूँ इतनी गलतियां कर चुकी हूँ और ना करूँ, और मैं फिर गलती कर जाती हूँ। मैं वलीद के लिए आंसू बहाने लगती हूँ। मैं ये गलती अपनी हर सांस के साथ करती हूँ। अगर दुनिया में मुझे किसी को नसीहत करने का मौका दिया जाए तो मैं नसीहत करूंगी कि खुद को ख़त्म कर देने के हज़ार तरीकों में से मोहब्बत को सबसे आखिर पर भी ना रखें। जिंदा दरगोर होने के लिए किसी और जज्बे का इंतखाब करें। मुझे इस एक कमरे के घर में वो हर वक्त चलता हुआ नजर आता है। मैं पैदाशी अंधी हो जाती, लेकिन ऐसी अंधी ना होती कि मुझे मेरा बेटा नजर ना आए, लेकिन उसे धुतकार देने वाला शख्स हर जगह नजर आए। तो क्या मुझे ऐसी बेख्तियारी पर कोड़े नहीं बरसाने चाहिए? आलियान ने अपनी हथेली में बारिश की फवार समेटी। ठीक है, हम ज़रूर चलेंगे वेरा। अपनी बेख्तियारी को उसने भी माफ़ न किया। चंद दिनों बाद वो रात को शटल कॉक आया और मामा महर की गोद में सर रखकर लेटा रहा। वो छत को देख रहा था, फिर वो दीवार पर टंगी तस्वीर देखने लगा। फिर उसकी नज़रें खिड़की से बाहर भटकने लगीं। क्या तलाश कर रहे कर रहे हो? आपको कुछ बनाकर खिलाऊं? साई ठीक कहता है। वो बात बदलने में माहिर हो चुका है। रात के इस वक्त? क्या वक्त हुआ है? तुम्हें आए आधा घंटा गुजर चुका है।
और तुम ऐसे खामोश हो कि मुझे लग रहा है कि तुमने कई दिनों से किसी से भी बात नहीं की। एन बता रही थी यूनी में भी तुम ऐसे ही रहते हो। मुंह खोलो और मुझे अपनी ज़बान दिखाओ, इसमें ज़रूर कोई मसला होगा। उसने फर्माबरदारी से मुंह खोलकर ज़बान दिखा दी। अब खिड़की के पास जाओ और ज़ोर से चिल्लाओ, मुझे मालूम हो कि तुम्हें कितनी कुव्वत बाकी है। वो खिड़की के पास आया। बाहर अमरहा खड़ी उसी खिड़की की तरफ देख रही थी। बज़ाहिर उसके हाथ में फ़ोन था और वो ठंड में टहल रही थी। चिल्लाना पड़ता, आ जाओ। वो वापस आकर बैठ गया। एन को आपने मेरे पीछे जासूसी के लिए लगा रखा है। उसे छोड़ो, ये बताओ कि इतने मशीनी मशीनी से क्यों हो रहे हो? तुम में जो खासी नरमी का आंसर हुआ करता है वो कहाँ है? क्या मेरा रवैया बुरा है? बुरा नहीं, अजीब, सहमा देने वाला। क्या यूनी में फिर किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है जिसे इनकार करके तुम्हें उसका दिल तोड़ना है और तुम उसके लिए हसास हो रहे हो? नहीं, उसने हंसने की कोशिश की। तो क्या तुमने किसी को प्रपोज किया है और उसे इनकार करके तुमसे उन 8-10 लड़कियों के बदले ले लिए हैं? क्रिसमस की छुट्टियों में मेरे साथ चलेंगी मामा? मैं? मुझे कहाँ कहाँ संभालते फिरोगे? कार्ल, तुम, वेरा, अमरहा सब मिलकर जाना। आप हर बार इनकार कर देती हैं। इनकार नहीं करती, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्या तुम मुझे स्वीडन लेकर जाना चाहते हो? हरगिज नहीं, मुझे स्वीडन नहीं पसंद। तुम कितना बदल रहे हो आलियान। जब तुम वापस आए थे तो तुमने कहा था। वो बयान गैर हकीकी था मामा। हकीकत यह है कि अब मुझे कभी स्वीडन नहीं जाना। तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, बस इससे पहले कि तुम्हें सब गैर हकीकी लगने लगे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ मामा, फिक्र न करें, मैं अब नॉर्मल नहीं हूँगा। तुम्हें अमरहा कैसी लगती है? आपको वेरा कैसी लगती है? उसने फौरन कहा। वेरा? जी, वो एक समझदार लड़की है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो इंसानों की इज्जत करना जानती है। उसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि वो इंसानी नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। मैंने उसे बेगर्ज और पुरखलूस पाया है। वो हर एक की मदद के लिए तैयार रहती है। वो हसदो रशक से पाक है। उसमें बहुत सी खूबियां हैं मामा। तुमने वेरा की बात एकदम से ऐसे की जैसे उसकी वकालत कर रहे हो। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि ये वकालत तुमने मेरे लिए की या खुद अपने लिए। इस आखिरी बात ने आलियान के चेहरे के सभी रंग निचोड़ लिए। आलियान, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे नापसंद हो, क्योंकि मैं किसी न किसी तरह से काबिल नफरत इंसानों से भी मोहब्बत करने का रास्ता निकाल लेती हूँ और मुझ पर यह गिरा नहीं गुजरता। मैं किसी से नफरत नहीं करता मामा, सिवाय एक के। हम कितनों से मोहब्बत करने के काबिल हो चुके हैं। इससे ज़्यादा अहम यह है कि हम कितनों से नफरत कर रहे हैं। इंसान मोहब्बत में कोरा हो ना हो, नफरत में कोरा ज़रूर होना चाहिए। कोई नुक्ता, कोई निशान नहीं होना चाहिए इस जज्बे के नाम पर। मैं उस शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं मार्गरेट नहीं बन सकता। मैं सिर्फ उसी की बात तो नहीं कर रही। उन्होंने बहुत संजीदगी से उसे देखा। फिर मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं। मुझे डर था आलियान कि एक दिन तुम ज़रूर मार्गरेट को लेकर बहुत सोचा करोगे। मामा के बारे में सोचना बुरा है क्या? मार्गरेट के बारे में सोचना नहीं, बस उसके साथ जो हुआ उसके बारे में सोचना। तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी आंख की पुतली की हरकत भी पहचानती हूँ मैं। इन आंखों के रंग और चमक कहाँ गुम कर आए हो तुम? ये पूछा नहीं तुमसे, अभी भी नहीं पूछूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि पुरसुकून रहो। जल्दबाज मत बनो, खुद को वक्त दो, ठहराओ खुद को। मैं जल्दबाज तो नहीं मामा। हाँ, नहीं हो, लेकिन बाज़ मामलात में हम हो जाते हैं और हमें खुद को पता नहीं चलता। खामोश हो गया। एक जुमला उसके जहन में बजने लगा। पहले उसने मुझे ये बताया कि मैं उसके लिए किस कदर ज़रूरी हूँ। फिर उसने ये साबित कर दिखाया कि मैं कितनी गैर ज़रूरी थी। दादा का उजाड़ प्लॉट बिक गया था और उन्होंने लेडी महर से कर्ज ली, रकम वापस करने के लिए उसे दे दी थी। और कुछ मजीद रकम भी, ताकि वो दाइम को दे सके। दाइम को पैसे मैं दे दूंगी। आप जब पैसे हैं तो उसे दे दो अमरहा, तुम सिर्फ दिल लगाकर पढ़ो, बेशक जॉब छोड़ दो। नहीं दादा, जो काम मैंने अपने जिम्मे लिए हैं मैं खुद ही करूंगी। तुम्हारा आखिरी साल है, मेरा मशवरा है कि जॉब छोड़कर पढ़ो। तुम्हें अब अखराजात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब पैसे तुम्हारे और दानी के लिए रखे हैं। सब दानी के लिए रख दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम्हें क्या चाहिए अमरहा? तुम्हें बाहर आना था, तुम आ गई। अब से पहले तक तुम बहुत खुश खुश मुझसे बहुत सारी बातें किया करती थी। पिछले दिनों तुम इसलिए इतना उदास रही कि तुम्हारी बहुत से यूनी फेलोज चले गए। अब नई वजह कौन सी है उदासी की, मुझे बताओ। तुम्हारा आखिरी साल है यूनी में, दिल लगाकर सिर्फ पढ़ो। याद है मुझे, ये मेरा आखिरी साल है। लगता है दादा जिंदगी का ही आखिरी साल है। अब ऐसी बातें करने लगी हो। मालूम नहीं दादा, लेकिन इससे आगे मुझे जिंदगी नजर नहीं आई। सब खत्म हुआ सा लगता है।
तुम मुझे अपनी तरफ से मज़ीद फ़िक्रमंद कर रही हो मरहा। दादा, कभी मैं खुश होती हूँ तो फ़ौरन गमज़दा हो जाती हूँ। ज़िंदगी अच्छी लगती है तो फ़ौरन बुरी भी लगने लगती है। भागते-भागते फिर चलने की हिम्मत रहती है ना चाह। मेरी क्लास वाला कहती है कि ऐसी कैफ़ियत ख़तरनाक होती हैं। आप किसी किनारे खड़े होते हैं, इस तरफ आते हैं ना उस तरफ जाते हैं। तुम्हें किस तरफ जाना है वो बताओ मर्रा। दादा की आवाज़ खुरदरी हो गई। हस्त नस्ब नहीं है मेरे पास, कैसे बताऊं? सर पर लटकती तलवार को उसने गिर जाने दिया। दोनों के दरमियान सकूत रहा। अगली बात करने में दादा ने काफी वक्त लिया। कौन है वो? उनके अंदाज में हौसला अफजाई नापैद थी। दोस्त। खराबी दोस्ती से ही शुरू होती है। नहीं, खराबी घुटन से शुरू होती है। अगली बात करने में दादा ने फिर वक्त लिया। तो तुमने फैसला कर लिया है? मुझसे ये ना पूछें, जो मैं आसानी से बता रही हूँ वो मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा। मेरी समाज पर ये जितना गिरां गुजरा है तुम्हारी जबान पर नहीं गुजरा होगा। तुम पाकिस्तान आओगी तो ये बातें होंगी। वो तलखी से हंसी। दादा, आप चाहते हैं कि बस मैं पाकिस्तान आ जाऊं? आपकी एहतियात अच्छी है कि इस तरह दूर बैठे बातें करने से बात बढ़ जाएगी। मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगी। मैं जो यहाँ इतनी दूर अकेली हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर यहीं की यहीं रह गई तो आप क्या कर लेंगे? दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी और आप खामोश हैं। तुम भी खामोश रहो अमरहा। मैं जान गया हूँ कि इसमें ज़रूर ऐसी कोई खराबी है कि इसके बारे में बात करते तुम्हारा अंदाज ऐसा है। वह एक ईसाई औरत का बेटा है और मैं उसके बारे में नहीं जानती। वो एक अच्छा इंसान है और एक अच्छा मुसलमान है बल्कि। अमरहा, मैं पाकिस्तान में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें पाकिस्तान आना है। और दादा ने भी वही अंदाज अपना लिया जिसकी वो तवक्को कर रही थी। वो खामोश हुई। उसने महसूस किया कि वो कई घंटे बुत बनी बैठी तो रह सकती है, लेकिन दादा के इस अंदाज के बाद बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो दादा को बताना चाहती थी कि उसने किसी की पलकों से अफशां चुन ली है। वो जो 4 कदम से दूर जाती थी और 2 कदम उसी की तरफ बढ़ाती फिर पलट जाती थी, वो अब ऐन उसके सामने जा खड़ी हुई है। और वह दादा को ये भी बताना चाहती थी कि उनका उस पर और खुद उसका खुद पर इख्तियार नहीं रहा। और ये भी कि अब अगर वो पलटी तो पत्थर की बन जाएगी। ना वो उनके काम की रहेगी ना अपने। उसने इतना सब जान लिया है तो ही ऐसे दादा से बात की है ना। अमरहा, मैं पाकिस्तान में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दादा को फिर से कहना पड़ा। उसे ये दादा के अंदाज पर गुस्सा आ गया। दुख भी हुआ। उसका दिल चाहा जवाब दे बगैर लॉग ऑफ हो जाए, लेकिन वो भड़क कर ये कहने से खुद को रोक नहीं सकी। हम अब चाहते हैं मैं खुद पर जिंदगी हराम कर लूँ, उस दरवाजे पर दस्तक दूं जो सिर्फ मरने वालों के लिए खुलता है। मरने की बात करी हो अमरहा। फिर भी ये याद रखना, बूढ़ों पर मौत बिना किसी तरद्दुद के जल्द मेहरबान हो जाती है। अमरहा जहाँ की तहाँ रह गई। दादा चले गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? साधना ने कमरे के आगे से गुजरते उसे देखा तो अंदर आ गई। जिंदगी में कौन सा मकाम ऐसा होता है साधना के लगने लगता है कि बस अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। जब हम कुछ ऐसा कर गुजरे जो हमें नहीं करना चाहिए। साधना कुछ कुछ समझ रही थी। ऐसा क्या? मैं दूसरों के बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैंने अपने लिए ऐसा महसूस किया था। आर्यान के पापा से पसंद की शादी थी। हम दो मुख्तलिफ ज़ातों से थे। मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर हमने खुद शादी कर ली। और जब हमें आर्यान की बीमारी के बारे में मालूम हुआ, मुझे लगा मुझे मेरे माता पिता की बददुआ लगी है। मैं उनसे पहले ही माफ़ी मांग चुकी थी। वो मुझे माफ़ कर चुके थे। लेकिन मेरी माँ ने एक बात कही थी। वो बोली, तुमने तो अपनी खुशी जी ली और अब हमें अपना दुख मरण समय तक काटना है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, बस समाज में सर उठाकर चलना चाहते थे। तुमने हमारा सर ही काट डाला। धन दौलत किस्मत से, मान सम्मान समाज से। गलत वो नहीं थे, गलत मैं भी नहीं थी। ना जाने क्यों पर मुझे ऐसा लगता है अमरहा के माँ बाप और औलाद अगर आमने सामने हों और दोनों ही गलत हों और दोनों ही ठीक, तो भगवान उन दो में से माँ बाप का साथ देता है। क्योंकि जो मान सम्मान उनका होता है वो हमारा नहीं होता। उस वक्त मैंने सोचा था मेरे पास रमेश ना होता, आर्यन भी ना होता। मेरे माता पिता के पास उनका मान सम्मान होता। अमरा जहाँ की तहाँ रह गई। अगले दिनों दादा ने उसे बातचीत ही बंद कर दी। वो कितनी फ़ोन कॉल्स करती, वो फ़ोन ना उठाते, लॉग ऑन ना हुए। ये उनकी नाराज़गी का अमली सबूत था। सिर्फ अभी बात करने पर अमाना को ऐसी सूरत हाल का सामना था। उसने फैसला सुना दिया तो वह जान देकर सबूत देंगे कि देखो, दो जिद्दियों में से उस बुढ़े जिद्दी की जीत हुई। दानिया ने उसे बात की। क्या है, क्या कहा है दादा से तुमने ऐसा? वो तो किसी से बात ही नहीं करे। मैंने उनसे पैसे लेने से इनकार किया था। अब वहां जाकर तुम इतनी बड़ी हो गई अमरहा कि दादा को इनकार करने लगी हो। तुम्हारी तो जान है दादा में, है ना? दानिया तंज कर रही थी। ये बात उसे थप्पड़ की तरह लगी। वह ऐलान क्या करती थी कि दादा उसकी जान है, तो अब
उस जान का ख़्याल क्यों नहीं रहा उसे? वो उसे जज़्बाती ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, बस पुराने वक़्तों के आदमी थे, तो इतनी बड़ी बात सँभाल नहीं सके। ईसाई माँ, लापता बाप, घर ना ख़ानदान, नाम ना निशान। वो इन पैगामात को किस दिल से आलियान को देती, जो कई रातों से वो लिख रही थी। वो दादा की जान पर रहम करती तो अपनी जान का क्या करती? दादा से बात करने से पहले ही तो उसने अपने इन पैगामात को आलियान को देने की कोशिश की थी, और अच्छा ही हुआ, उसने नहीं लिया। ये तुम्हारे लिए चंद पैगामात हैं, मैंने बहुत जुर्रत से लिखे हैं, प्लीज इन्हें पढ़ लो। इन्हें भी सेफ रूम में जाकर लगा दो। दुनिया दिखावे के लिए नहीं है ये आलियान। इनमें जो लिखा है वो मैं हार्ट रॉक कैफे में पढ़ चुका हूँ। अमरहा, अब तुम्हें जो कहना है वो सुनने के लिए मैं खुद को मौजूद नहीं पाता। तुम किस कदर जिद्दी हो आलियान? हाँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। तुमने कहा था तुम इसे मोहब्बत करते हो। करता था और बकवास कर रहा था। झूठ बोल रहे हो ना तुम? झूठ? ऐसी ही बात थी तो साई के मुंह से पॉल के हमले का सुनकर तुम अपसेट क्यों हो गए थे? पॉल मुझ पे तुम्हारा हमला ना कर दे, तुम स्टोर से घर तक मुझे छोड़ने क्यों आते रहे थे? राफेल को तुमने झील में धक्का दे दिया क्योंकि वो बार बार मुझे तंग कर रहा था। कार्ल को तुमने फायर करके गिराया ताकि मैं रेस जीत सकूं। इतने सारे सच हैं और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुशफहमी में मुब्तला हो अमरहा। कॉल पर कार्ल पर फायर करने के लिए मुझे वेरा ने कहा था। वो जानती थी कि अगर तुम हार गई तो दोबारा कभी किसी से मुकाबला नहीं कर सकोगी। वो हर हाल में तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहती थी। कार्ल के साथ कोई भी ये करने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने कर दिया सिर्फ वेरा के लिए। सिर्फ वेरा के लिए? अमरहा के कानों में साए साए होने लगी। तुमने कभी गौर ही नहीं किया कि दूसरे तुम्हारे लिए क्या कुछ करते हैं? उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है? तुम्हें सिर्फ अपनी नादानी की फिक्र है। पॉल ने तुम पर हमला किया, मुझे ये जानकर दुख हुआ। तुम्हारी जगह कोई भी होता मुझे दुख होता। कार्ल ने खास जाकर पॉल को समझाया, यानी उसे भी दुख हुआ। ऐसा होना नॉर्मल है। और जे पीटरसन के कहने पर हम तीन लोग तुम्हें घर तक छोड़ते रहे ताकि पॉल दोबारा ऐसी हरकत ना करे। खुद जे पीटरसन कितनी इरादे ये ड्यूटी देता रहा। ये मेरी ड्यूटी थी अमरहा। और राफेल को सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि वो प्रैंक का मास्टरमाइंड था। उसने मामा को उदास कर दिया था। ये सब झूठ है आलियान। ये सब तुम खुद करना चाहते थे, खुद। जो मैं खुद करना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। जिनसे एक बार मोहब्बत की जाती है उसे नफरत करने का गुनाह नहीं करना चाहिए। जिनसे एक बार धुतकार मिले उनके पास पलट कर जाने का जुर्म भी नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती परेड में तुम्हारे पीछे आना था। मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ अमरहा। तुम्हें क्या पता मैं किस किस का खिलौना हूँ? वो सोच कर रह गई और कह ना सकी। यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है, किसी को भी जाकर दोस्त बना लो। उसका अंदाज कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब हो गया था। अमरहा उसकी तरफ देखती रह गई। दोस्त? हाँ, वो दोस्ती ही तो कर रही थी तब भी, अब भी। ठीक है, वो दादा से बात करेगी। उसने अपनी और उसकी आखिरी मुलाकात में सोचा था। वो बात कर चुकी थी। और दादा के ऐसे नाराज होने पर सोच रही थी कि अभी वक्त उसके हाथ में है। वक्त उसके हाथ में है, ये उसका अपना ख्याल था। क्योंकि बर्निंग मैन जलने के लिए तैयार किया जा चुका था। वो पूरा का पूरा जल जाएगा। आग की लपेटें उसमें से उठेंगी और वो देखती रह जाएगी। ब्लैक रॉक डेजर्ट में होने वाले बर्निंग मैन तर्ज का फेस्टिवल एक दूसरी कंपनी मैनचेस्टर शहर से ज़रा दूर करवा रही थी। यह फेस्टिवल सिर्फ एक रात पर मुश्तमिल था, जो एक बहुत बड़े मैदान में हो रहा था। वो जॉब से घर जा रही थी कि एन उसे लेने आई। वेरा उसे पहले ही जाने के लिए कह चुकी थी, लेकिन वो नहीं गई। वो अपने आप में इतनी गुमसुम सी हो गई थी कि ना किसी से बात करने को दिल चाहता, ना ही मिलने को। चलो, वहाँ सारी यूनिवर्सिटी इकट्ठी होगी। मरे जा रहे थे सब वहाँ जाने के लिए। आलियान भी होगा वहाँ, उसने सोचा। होना तो जरूर चाहिए। आलियान भी वहां होगा, वो सोचकर एन के साथ आ ही गई। 120 फुट ऊंचा बर्निंग मैन मैदान के एन दरमियान में इस्तादा था। आसपास आग के कई करतब हो रहे थे। हर तरफ आग ही आग थी। कोई मुंह से निकाल रहा था, कोई हाथ में लेकर उछाल रहा था, कोई कमर के गिर्द घुमा रहा था। कहीं आग की साइकिल चलाई जा रही थी, कहीं आग से जलती तनी रस्सी पर चला जा रहा था, और कहीं आग से जलते दायरों में कलाबाजियां लगाई जा रही थी। हर 10 कदम पर आग एक नए अंदाज से मौजूद थी। रश बहुत ज्यादा था। वो एन और एन की एक दोस्त के साथ साथ घूमते रहे। वो आलियान को ढूंढ रही थी। एन ने भी मुंह में तेल डालकर मुंह से आग निकाली, और ऐसा करते उसकी भवों के बाल सफाई से साफ हो गए। कितनी प्यारी लग रही हो अब तुम। वैसे ही तुम्हारी भवों पर 4 बाल थे, वो भी बर्दाश्त नहीं हुए तुमसे। एन की दोस्त हंसे जा रही थी। तुम भी करो अमरहा। अमरहा ने ना में सर हिलाया। कब लगेगी इसे आग? अमरहा ने पूछा। 12 बजकर 1 मिनट पर।
यूरोप वाले भी अच्छे फारिग लोग हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अमरहा ने तबसरा किया। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। दुनिया इन्हीं खेल तमाशों से सजी है अमरहा। अच्छा, वैसे तुम आजकल किस जापानी फलसफी को पढ़ रही हो? अमरहा चिढ़ गई। एन ऑन को। एन ने दांत निकाले जो अमरहा को अच्छे लगे, छोटे छोटे बच्चों से। ये तुम्हारे दूध के दांत है ना? नहीं, दांत के दांत। उसने और ज्यादा दांत नुमाया करके कहा। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। अमरहा हंस ही दी। बिल्कुल जैसे तुम्हारी साइकिल चलती है। अमरहा की नज़र कार्ल पर गई जो मुंह से आग निकाल रहा था। आग आग को आग लगा रहा है, खुदा करे आग ही लग जाए। एन कार्ल के पास आकर खड़ी हो गई। कार्ल काफी करतब दिखा रहा था आग से। लोगों की एक बड़ी तादाद उसे देख रही थी। साई भी उसे वहीं मिल गया। तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगी। साई कुछ खुश नहीं हुआ था उसके बहाने से। बस, एन ले आई। आलियान को देखा है तुमने? आया है वो? हाँ, आया तो है वो, अब पता नहीं किस तरफ है। तुमने वो ढांचा देखा है जिस पर सब अपनी जिंदगी के पछतावे लिख रहे हैं? फिर वो ढांचा भी जलाया जाएगा। आओ वहां चलकर कुछ लिखें। वो साई के साथ आ गई। एक रोते बसूरते आदमी की शक्ल का ढांचा था। सिर्फ सर जो मैदान में पड़ा था और इतना बड़ा था कि कोई 100 अफराद बैक वक्त उस पर अपने पछतावे लिख रहे थे। मैं ताउम्र पछताऊंगी कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस बनी आलियान। साई को वहीं छोड़कर वो आलियान को ढूंढने लगी। वो तो उसे नजर नहीं आया। वेरा उसे पुष्ट से नजर आ गई। वो किसी के कान में बात कर रही थी। और जब वो जरा पीछे हुई तो अमरहा को मालूम हुआ कि वो कान आलियान का था। दोनों ने सीधे खड़े होकर मुंह से आग निकाली। एक साथ। फिर उनके दो क्लास फेलो से निकाली। फिर उन दोनों ने निकाली जो काफी दूर तक गई। शायद उन दोनों के ग्रुप्स में कोई शर्त लगी थी। मजमा में खड़ी अमरहा अकेली हो गई। जब वो मुंह से आग निकालने से फारिग हो चुके तो वेरा ने आलियान को खड़ा होने का इशारा किया और हाथ में फायर पोई थाम ली और उसे अपने साथ तेजी से गोल गोल घुमाने लगी। आग की लहरें उसके जिस्म के साथ गोल दायरों में मुख्तलिफ अशकाल में कई रंगों में बनती चली गईं। वो उसे कमर के पीछे ले गई, सर से ऊपर, दोनों पैरों के नीचे से फिर सर के ऊपर। फायर पोई उसकी वजूद की हम आहंग हो गई और वह इतनी तेजी और कमालियत से उसके नित नए करतब दिखा रही थी कि लगता था कि वो सारी उम्र सिर्फ इसी खेल को खेलती रही है। उसने सिर्फ इसी को मश्क की है। अगर वहाँ उसके सामने आलियान मौजूद ना होता तो अमरहा ज़रूर दादो तहसीन से उसकी तरफ देखती। लेकिन अब जितनी आग वैरा के हाथ में थी उससे कहीं ज़्यादा अमरहा की नज़र में थी। अमरहा का दम घुट रहा था। उसकी सभी हिस्सें अंगश्ते बदनाम थी। अब वैरा ने आलियान के गिर्द घूमना शुरू किया। आसपास मौजूद पोई फेलोस उन दोनों को देखने लगे। अमरहा ने अपने दिल पर आग की लपेटें महसूस की। उसने ज़रा गौर किया, अपनी गलत फहमी दूर करनी चाहिए, लेकिन वो और बढ़ गई। वैरा ने वही लिबास पहन रखा था जो उसने पेंट हाउस के शोकेस से ड्रॉ किया था और जो बनकर उसे इतना अच्छा नहीं लगा था। वो एक दो बार से यूनिवर्सिटी पहनकर जा चुकी थी, फिर वो एक अरसे तक उसके वार्डरोब में पड़ा रहा। अमरहा को लगता था वो बस उसे फेंक देगी, लेकिन उसे फेंका नहीं गया था। आलियान खड़ा था और वेरा के करतब खत्म होने में नहीं आ रहे थे। और फिर वो रुक गई। एन आलियान के सामने बहुत ही कम फासला रखकर उसने कुछ कहा। आलियान खामोश उसे देखता रहा। इतनी दूर से, इतनी ज्यादा दूर से भी उसे यह सुनने में जरा मुश्किल ना हुई कि वेरा ने उसे क्या कहा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे साथ रूस चलोगे पापा से मिलने? 12 घंटे बजे और मजमा में सकूत छा गया। और फिर 12 1 का घंटा बजा। मजमा ने सकूत को शोर से तोड़ा। 70 फुट ऊंचे ढांचे में आग भड़की और वो जलने लगा। सर से गर्दन, गर्दन से सीने तक। फिर पूरे का पूरा। उस आग ने क़यामत का मंजर बर्पा कर दिया। उससे निकलने वाली लपेटें दुनिया को समेटी हुई लगी, जैसे तबाही का नुक्ता आगाज हो और आबादी कारी का नुक्ता अंजाम। सब जल जाने का वक्त आ चुका हो। आलिया ने वेरा के हाथ को नरमी से छुआ और मुस्कुराया। और इसी पर बस नहीं हुई। वेरा ने यूनिफेलस की तरफ घूमकर ताली बजाई और उन्हें मुतवज्जे किया और आलियान की तरफ इशारा किया और बोलने लगी। और फिर वो ज़मीन पर आलियान के सामने बैठ गई और दोनों हाथ जोड़ दिए और तेज तेज बोलने लगी। उसका अंदाज बचकाना था और दिलरुबा भी। यूनिफेलो दिलचस्पी से इस मंजर को देख रहे थे और फिर आलियान ने कुछ कहा कि तालियां बजने लगी और वेरा खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। ये वही मुस्कुराहट थी जो पहले कभी वेरा की होंठों पर देखी नहीं गई थी। साई उसके ऐन पीछे खड़ा था। अमरहा, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? साई की आवाज़ लरज रही थी। अमरहा ने मुड़कर उसे देखा। साई उसकी हालत देखकर डर गया। वेरा आर्यन से क्या कह रही है? तुम जानते हो, है ना? साई ने उससे आंखें चुराई और वो जान गई कि साई जानता है। वेरा तुम्हारे पास आई थी साई, कुछ कहा था उसने? अमरहा चिल्ला उठी। साई खामोश खड़ा रहा और वह कैसे किसी का राज किसी और को दे सकता था। अमरहा झटके से पलटी। जिंदगी में सबको आगे बढ़ना होता है अमरहा, साई ने नरमी से कहा। अमरहा ने आंसू जमीन पर गिरने लगे जहां अलाव ही अलाव दहक रहा था। तो आलियान वेरा के साथ आगे बढ़ रहा है। कहानी का ये वो मोड़ था जो उसके दिल आंख से ओझल था। अगर हम कुछ नहीं पा सकते तो जाहिर है इसे कोई और पा लेता है।
साई के लिए मुश्किल तर हो गया उसकी तरफ देखकर बोलते रहना। अमरहा तेजी से आगे बढ़ गई। कहाँ जा रही हो अमरहा? घर। इतनी जल्दी? देखो अभी तो बर्निंग मैन जलना शुरू हुआ है। उसने उसका दिल बहलाने की अपनी सी कोशिश की। वो तो कब का जल चुका। वो आगे बढ़ गई, रश को परे करते हुए, रश से परे होती हुई। साई उसके पीछे लपका, लेकिन उसकी रफ्तार के साथ उसे पा न सका। एक चंगारी उड़ती हुई उसके फर्शी दुपट्टे पर गिर गई। ये तो होना ही था, वो बड़बड़ाई। क्या ये होना था? वो कराही। वो सारी यादें जहन से खुरच डालेगी, सिर्फ इस एक मंजिर को जहन से मिटाने के लिए जो उसने अभी अभी देखा था। वेरा और आलियान, आलियान और वेरा। वो उसे पसंद करती थी, वो ये जानती थी। वो उसे शादी के लिए पसंद करेगी, वो ये नहीं जान पाई। अमर हाँ, तुम्हारा दुपट्टा! एहन चिल्लाई। उसके दुपट्टे का फर्शी पल्लू आग पकड़ चुका था। उसके बाल भी पीछे से जल चुके थे। क्या हुआ, नजर नहीं रहा? एहन उसका दुपट्टा जमीन पर रगड़ रही थी। आ रहा है नजर, जल गई हूं मैं। सब हाव भाव कर रहे थे। चिंगारियां उड़ रही थी। हर तरफ आग ही आग थी। अमरहा सुनो, क्या हुआ है तुम्हें? एन ने उसकी हालत पर गौर किया। उसे जवाब दिए बगैर वो चली आई। आग से भरे मैदान को पार करके उसे बाहर निकलकर उसे टैक्सी के लिए दूर तक चलकर जाना था। वह लंबी सड़क पर पैदल चलने लगी। उसकी पुश्त पर बर्निंग मैन ही सादा था। उसे लगा वो हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वो देखो, वहां भी कोई जल रहा है, और मुझसे ज्यादा जल रहा है। वो मुझसे पहले जलकर राख हो जाएगा। उसे पैदल चलने में कोई कबाहत ना हुई, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं हो रहा था कि वो कहाँ क्या कर रही है। तो इसी पॉइंट पे आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।